आनंद नगर में कमला नामक एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक बेटा प्रताप और एक बेटी सरोज थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो कल्याणपुर में रहती थी। प्रताप विनम्रता से कहता है, माँ, कल भैया दूज है। मैं बहुत दिनों से दीदी से नहीं मिला हूँ। मेरा मन है कि इस त्योहार पर मैं कल्याणपुर जाकर उससे मिलूं और टीका लगवाऊं। कमला गहरी सांस लेकर कहता है, मेरे लाल प्रताप, मैं तेरी भावना समझती हूँ, पर तू जानता है कि हम कितने निर्धन हैं। तू अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ उसके घर जाकर तू क्या करेगा? प्रताप आग्रह करते हुए कहता है, माँ, दीदी सरोज को मेरे धन से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस मेरा चेहरा देखकर ही खुश हो जाएगी। मैं उससे मिलकर जल्दी लौट आऊंगा। मुझे जाने की अनुमति दें। ठीक है मेरे बच्चे, जा, ईश्वर तेरा मार्ग प्रशस्त करे। माँ की अनुमति पाकर प्रताप अपनी बहन सरोज से मिलने के लिए कल्याणपुर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो नगर की सीमा से बाहर निकला, रास्ते में एक प्रचंड नदी मिली। नदी तेज बहाव के साथ गर्जना करते हुए कहती है, रुक जा पथिक, मैं तेरा काल हूँ। मैंने आज तुझे डुबोने का प्रण लिया है। प्रताप हाथ जोड़कर धैर्य से कहता है, हे नदी माता, मैं जानता हूँ कि मेरी आयु पूर्ण हो चुकी होगी, पर कृपा करें, मैं कई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उससे मिलकर टीका लगवाकर लौट आने दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वापस आते वक्त आप मुझे डुबो सकती हैं। मैं विरोध नहीं करूँगा। ठीक है, एक भाई और बहन के पवित्र प्रेम के कारण मैं तुझे रास्ता देती हूँ। जा, पर लौटकर तुझे मेरा निवाला बनना होगा। प्रताप नदी पार कर थोड़ा आगे बढ़ा तो घने जंगल के रास्ते में उसे एक भयानक विषधर सर्प मिला। सर्प फन फैलाकर फुफकारते हुए कहता है, ठहर जा मनुष्य, अब तू मेरे विष का ग्रास बनेगा। मैं तुझे डसने के लिए ही बैठा हूँ। प्रताप शांत भाव से कहता है, हे सर्पराज, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मुक्ति देने आए हैं, पर मेरा एक छोटा सा अनुरोध स्वीकार करें। मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। पहले मुझे उससे मिलकर टीका लगवा लेने दें। जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे अवश्य डस लेना। तेरी बहन के प्रति तेरा प्रेम देखकर मैं तुझे छोड़ता हूँ। लौटते वक्त तू मेरा इंतजार करना। प्रताप आगे बढ़ा तो जंगल के भीतर उसे जंगल का राजा, एक विशालकाय वनराज मिला। वनराज जोर से दहाड़ कर कहता है, आज तो तू मेरा भोजन बनेगा। मैं बहुत भूखा हूँ। हे वनराज, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ, पर मेरी विनती सुने। मैं अपनी बहन से टीका करवाकर लौटूंगा। कृपया मुझे यह आखिरी इच्छा पूरी करने दें। लौटते समय आप मुझे बेझिझक खा लेना। ठीक है, जा, पर वादा याद रखना। कई विपत्तियों से बचते हुए प्रताप अंततः कल्याणपुर में अपनी बहन सरोज के घर पहुंच गया और उसे आवाज लगाई। दीदी, सरोज, मैं आया हूँ। उस वक्त सरोज सूत काट रही थी। भाई की आवाज सुनते ही बीच में उसका सूत टूट गया। एक पुरानी मान्यता थी कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए और जिस बहन का इकलौता भाई हो, वो तब तक किसी को जवाब नहीं देती जब तक सूत फिर से जुड़ न जाए। दीदी, क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो? शायद मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर प्रताप वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि तभी सरोज का टूटा हुआ सूत पुनः जुड़ गया। सरोज जल्दी से बाहर आकर अपने भाई से कहती है, अरे प्रताप, मेरे प्यारे भाई, तुम जाने क्यों लगे? मैं तुम्हें जवाब न दे सकी। इसका कारण था कि मेरा सूत बीच में टूट गया था। ये एक अपशकुन होता है, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। आओ, अंदर आओ। सरोज अपने भाई को प्यार से घर के अंदर ले गई। भाई को भूख लगी थी, पर सरोज को भोजन पकाने का अनुभव नहीं था। उसने अपनी पड़ोसन रमा से सलाह लेने का विचार किया। सरोज पड़ोसन रमा से कहती है, रमा बहन, मेरे घर मेरे प्राणों से भी प्यारे भाई आए हैं। मुझे उन्हें खिलाना है। तुम बताओ, ऐसे खास मेहमान के लिए क्या करना चाहिए? रमा मजाक करते हुए कहके, अरे बहन, इतने प्यारे मेहमान के लिए तो ये करना चाहिए कि तेल से रसोई में चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ, तभी स्वाद आएगा। धन्यवाद बहन, मैं अभी यही करती हूँ। सरोज ने रमा के मजाक को सच मानकर वैसा ही किया। उसने तेल का चौका लगाया और घी में चावल पकाने के लिए चढ़ा दिए। पर ना तो तेल का चौका सूखता है और ना ही घी में चावल पकते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, खाना परोस दो ना।
क्या बताऊं भाई, आज न तो मैंने जो चौका लगाया है, ना ही वो सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। कैसा चौका और कैसे चावल, बताओ तो सही। मैंने पड़ोसन रमा से पूछा था, तो उसने कहा कि तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना चाहिए। अरे मेरी भोली दीदी, क्या कभी तेल का चौका सूखा है और क्या कभी घी में चावल पके हैं? तुम ऐसा करो, पानी में चौका लगाओ और दूध में चावल पकाओ। सरोज ने तुरंत वैसा ही किया। पल भर में पानी का चौका सूख गया और दूध में स्वादिष्ट चावल खीर पक गए। सरोज ने अपने भाई को प्रेम से भोजन कराया और विधि विधान से उसका तिलक किया। अगले दिन प्रताप अपनी बहन से कहता है, दीदी अब मुझे माँ कमला के पास आनंद नगर वापस जाना होगा, वो अकेली होंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरोज ने अपने भाई के लिए गेहूं पीसे और उन आटे से प्रेम पूर्वक लड्डू बनाए। उसने कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर भाई को विदा कर दिया। सुबह जब बच्चे उठे और लड्डू खाने लगे तो उन्होंने देखा कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। बच्चे चीख कर अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये लड्डू तो हरे हो गए हैं, हम इन्हें नहीं खाएंगे। सरोज ने तुरंत चक्की में देखा तो भयभीत हो गई। गेहूं के साथ एक जहरीला सर्प भी पिस गया था। वो समझ गई कि ये उसी सर्प का विष है जो उसने भाई को खाने के लिए दिए थे। उसने तुरंत उन लड्डुओं को फेंक दिया और अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे भागी। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ मिला। सरोज घबराकर कहते हैं, भाई प्रताप, मैंने तुम्हें जो लड्डू दिए थे, क्या तुमने उन्हें खाया? बताओ। नहीं दीदी, मैंने सोचा घर जाकर आराम से खाऊंगा। देखो, वे इस पेड़ पर टंगे हैं। सरोज ने तुरंत वे लड्डू पेड़ से उतारे, एक गड्ढा खोदा और उन्हें वहीं गाड़ दिया। सरोज गंभीरता से कहती है, भाई, आज तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 मौत को टाला है। एक तो सर्प के विष के कारण और दूसरा। प्रताप अधीर होकर सरोज से पूछता है, दूसरा क्या बेदी? सरोज रोते हुए कहती है, जब तुम घर आए थे तो मैंने सूत टूटने पर तुमसे बात नहीं की थी, वो अपशकुन था। जब मैंने भोजन बनाने के लिए पड़ोसन से पूछा तो वो भी एक मजाक था। मुझे लगता है कि तुम पर कोई बड़ा संकट है। प्रताप उदास होकर कहता है, संकट तो है दीदी, मैं तुम्हारे पास आने से पहले 3 मौत को समय देकर आया हूँ। नदी को, सर्प को और वनराज को। वे सब मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। दोनों भाई बहन वहीं बैठकर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद सरोज को प्यास लगी। सरोज अपने भाई से कहती है, भाई मुझे प्यास लगी है। पास ही एक तालाब है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खुद जाकर पानी पीकर आती हूँ। सरोज तालाब पर पहुंची तो वहाँ एक अत्यंत वृद्ध स्त्री बैठी थी। माते, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हैं? नियति देवी शांत स्वर में कहती है, मैं नियति देवी हूँ। मैं उस बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ जिसने अपने भाई के प्रेम में एक निर्दोष सर्प की हत्या कर दी है। आज उस भाई की आयु पूरी हो चुकी है। सरोज डरकर कहती है, माता, वो कौन भाई है? नियति देवी सरोज को देखकर कहती है, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे भाई का जीवन चक्र आज ही समाप्त करने का निर्णय लिया है। माँ, उस भाई को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यदि उसकी इकलौती बहन यानी तुम उसे गालियां दो और उसकी शादी होने तक उसके जीवन पर आने वाले हर घात को टाल दो तो वो बच सकता है। तुम्हारी गालियां उसकी ढाल बनेंगी। सरोज तुरंत अपने भाई के पास लौटी। उसने अपनी आंखें पोंछी और एक कठोर निर्णय लिया। वो तुरंत बाजार गई और वनराज के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी को समर्पित करने के लिए एक ओढ़नी लेकर आई। अरे ओ मूर्ख प्रताप, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी। रुक, मैं अभी आती हूँ। दोनों भाई बहन आनंद नगर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें सबसे पहले वनराज मिला। आ गया तू, तेरा समय पूरा हो गया। हे वनराज, ये मांस लो, मेरे भाई को जाने दो। शेर मांस खाने में व्यस्त हो गया और दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। आगे उन्हें सर्प मिला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे सर्पराज, यह दूध पीजिए, मेरे भाई को जाने दो। सर्प दूध पीने लगा और वे दोनों आगे बढ़ गए। अंत में उन्हें नदी मिली जो भाई को डुबोने के लिए तैयार थी। मैंने कहा था तू लौटेगा, अब तुझे डुबोऊंगी। हे नदी माता, ये भेंट स्वीकार करो
और मेरे भाई को रास्ता दो। नदी खुश होकर शांत हो गई और उन्हें रास्ता दे दिया। दोनों भाई बहन घर पहुंचे। अपनी बेटी को देखकर कमला माँ बहुत खुश हुई। अरे ओ प्रताप, तू हमेशा मेरी बेइज्जती करवाता है, क्यों आया यहाँ? अरे ये क्या कह रही है तू? प्रताप, तू इस पागल को यहाँ क्यों ले आया? माँ, दीदी तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। सरोज के इस कठोर व्यवहार के कारण लोगों ने उसे पागल और बुरी कहना शुरू कर दिया, पर सब कहते थे कि वो भाग्यवान है। कुछ दिनों बाद प्रताप का रिश्ता आया। ये लीजिए सगाई की मिठाई। सरोज गुस्से का दिखावा करते हुए कहती है, अरे इसकी मिठाई क्यों लाते हो? पहले मेरी मिठाई लाओ। सगाई शुरू हुई तो अचानक आग लग गई। सरोज को पहले से ही पता था कि ये एक घात है। उसने तुरंत आग बुझा दी। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रही। उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। चलो दूल्हे की निकासी करते हैं। अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। सबने कहा, भले ही बहन कड़वी बोलती है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठा तो बहन ने फिर गालियां दी और कहा, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। अंत में दूल्हा दुल्हन की रात है। दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे में जाने दो। ये नहीं, पहले मैं कमरे में जाऊंगी। अंत में लोगों ने हारकर कमरे में बीच में पर्दा लगाकर सरोज को भी भाई और भाभी के साथ सुला दिया। रात में जब भाई और भाभी सो गए तो एक जहरीला सर्प कमरे में आया। सरोज को पहले से ही पता था कि ये अंतिम घात है। वो तैयार बैठी थी। उसने फुर्ती से सर्प को पकड़कर एक टोकरे में बंद किया और तब जाकर कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोई। सुबह उसकी माँ ने सोचा कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर से गालियाँ देकर हंगामा करेगी। जब सरोज उठी तो घर में कोई मेहमान नहीं था। माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? मैंने सबको विदा कर दिया है। नहीं माँ, जब तक सब वापस नहीं आएंगे मैं विदा नहीं होंगी। माँ ने सबको वापस बुलाया। जब सब जमा हो गए तो सरोज ने टोकरे में बंद सर्प को सबके सामने रखा और फिर सबको सारी बात बताई। देखिए, ये है वो सर्प जो मेरे भाई को डसने आया था। माँ, मैंने आज के दिन के लिए ही अपने घर में बच्चों के पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर घर छोड़ा था, ताकि अपशकुन होने पर भी मैं आ सकूं। मैं पागल बनकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर उसकी 7 घात टाली हैं। मैंने इसे बचाने के लिए ये सब किया था। यह सुनकर माँ और प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। सभी मेहमानों को भी बहन के बलिदान पर गर्व हुआ। माँ ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तूने मेरे लाल का जीवन बचा लिया। तेरा प्रेम अमर रहे। दीदी, तुम्हारा ये बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब माँ ने अपनी बेटी को विदा किया और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर दिया। इस प्रकार बहन ने अपने अटूट प्रेम से भाई के जीवन की रक्षा की।